तो सभी का स्वागत करते हैं आज के इस लेक्चर में। रियल एनालिसिस के आज के इस बड़े लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो है एग्जाम्पल को देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, पूरा प्रॉपर डेफिनेशन के साथ और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हमने देखा था कि जो है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है ना, वहाँ हम लोगों ने एप्सिलॉन देखा था, डेल्टा देखा था, उसके बाद जो है एम और एन किस प्रकार से जो है एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है ना, डेल्टा पर डिपेंड करता है। तो आप जो है एक बार वो वाला लेक्चर प्लीज देख ले, है ना, क्योंकि वहाँ जब आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उस लेक्चर से, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस वाले लेक्चर से, तब जाकर के जब आप लोग देखेंगे यहाँ का जो ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ तो आप लोगों को पूरा जो है क्लियर होगा कि एक्चुअल में बताया क्या जा रहा है और क्या होता है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल जो है मैं यहां पर लेता हूं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। हमें क्या करना है, इफ Sn is equal to sequence Sn is equal to 1 upon n, then show that limit n tends to infinite 1 upon n is equal to 0। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि ये जो डेफिनेशन है ये हमारा लिमिट का डेफिनेशन है। ठीक है ना, किसी सीक्वेंस के लिमिट को अगर हमें बताना है तो हम डायरेक्टली इसका यूज करके बता सकते हैं। ठीक, अब गाइस सबसे पहले जो है क्वेश्चन को डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन हम जो लिमिट पढ़ने जा रहे हैं, लिमिट जो हम पढ़ रहे हैं, कल से डिस्कशन कर रहे हैं, बार बार लिमिट लिमिट हम बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में लिमिट होता क्या है, इसको हम अगर ज्योमेट्रिकली थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिल रहा है। आप एक बार थोड़ा सा देखिए, हमारे पास जो सीक्वेंस दिया है वो 1 upon n दिया है। तो मैं अगर नेचुरल नंबर का जो है डोमेन और जो है रियल नंबर का कोडोमेन की बात कर लूं, क्योंकि हम यहाँ पे रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रियल सीक्वेंस क्या होता है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उसका भी मैंने लेक्चर बना रखा है, तो आप लोग एक बार जरूर देख लें। ठीक, तो जब हम रियल सीक्वेंस में बात करते हैं तो वहां जो नेचुरल नंबर का जो डोमेन हमारा होता है, सेट ऑफ डोमेन जो है हमारा वो नेचुरल नंबर का होता है, और जो कोडोमेन होता है वो हमारा रियल नंबर का होता है। तो चलिए हम थोड़ा ज्योमेट्रिकली इस पर डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं कि जो है हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है जो कि 1 upon n है। ठीक है, 1 upon n है, तो हम इसको सीक्वेंस Sn को हम जो है y के फॉर्म में मान लेते हैं, y एक्सिस में। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वो 1 upon n है, और n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम मान के चलते हैं कि ये जो है हमारा x है, और इसमें जितने वैल्यूज हमारे आएंगे वो 1 upon n के n का वैल्यूज आएंगे, मतलब कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, इसको हम x ना लिख करके अगर हम n लिख दें तो वो भी सही रहेगा। यहाँ पर 0 होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये 0, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1, यहाँ पर मान लेता हूँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और आपको पता है कि जो है n का वैल्यू हम रखते जाएंगे, इस टाइप से हमें आगे मिलता जाएगा, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, n का वैल्यू जब मैं 1 रख रहा हूँ तो हमारे पास, हम यहाँ पर भी थोड़ा सा स्केल बना लेते हैं तो सही रहेगा। यहाँ पर जो है हमारे पास हम मान लेते हैं कि ये हमारा 1 है और इधर हमारा जो है ये 2 है, तो हमें इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मैं n का वैल्यू 1 रखूँगा तो आ क्या रहा है, देखिए 1 upon 1, कहने का मतलब जो n का वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो जो y का वैल्यू है यानी कि Sn का वैल्यू है वो हमें कितना मिल रहा है, देखिए ये यहाँ से इस प्रकार से, यानी कि हमें यहाँ पर मिल रहा है 1, ये पॉइंट हमें मिल रहा है। ठीक है, इधर से ये अगर हम मिला दें, उसके बाद मैं अगर 2 रख रहा हूं तो मुझे 1 upon 2 मिल रहा है। इसका मतलब 0 और इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास जो पॉइंट है 2 रखने पर ये मिल रहा है कहीं यहाँ पे। ठीक है, ये इस पॉइंट को हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे ही मैं जब 3 रख रहा हूँ तो 1 upon 3 हो जाएगा, तो 1 upon 3 इसका मतलब कहाँ पर मिलेगा, मैं समझ के चलता हूँ कि यहाँ पर कहीं पर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब मैं 3 रख रहा हूँ n का वैल्यू तो ये पॉइंट हमारा मिल रहा है। ऐसे ही मैं 4 रख रहा हूँ तो 4 रखने पर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ कहीं पर मिलेगा, और अब मिलेगा भी। ऐसे ही आप लोग एक बार चेक करके देख लीजिएगा, है ना। ऐसे ही मैं अगर 5 रख रहा हूँ तो देखिए हम मान के चलते हैं कि इस प्रकार से हमें मिलेगा। ठीक है, इसको और भी बड़ा बनाएंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, तो हम मान के चलते हैं। ऐसे ही मैं अगर 6 रखूँगा तो मैं मान के चलता हूँ कि जो है यहाँ कहीं मिलेगा। ऐसे ही मैं 7 रखूँगा तो यहाँ 7, 8 के बाद यहाँ, तो इस टाइप से मुझे वैल्यू जो है मिलता जाएगा। तो अल्टीमेटली देखिए हो क्या रहा है, ये जो लाइन है वो तो हमारा जो है 0 लाइन को शो कर रहा है। तो हम जो है अगर देखें तो ये जो सीक्वेंस है देखिए वो किस प्रकार से जो है जा रही है, ये इस प्रकार से जो है ज्योमेट्रिकली जा रही है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर,
जो वैल्यू है हमारा, अगर n का वैल्यू जो है 1 2 3 4 इस टाइप से हम रखते जाए और एक टाइम ऐसा आए जब हम उसका वैल्यू इन्फिनिट रख दे, तो जा किधर रहा है भाई, जीरो की ओर जा रहा है। अगर हम बात करें n का वैल्यू अगर इन्फिनिट की ओर जा रहा है तो सीक्वेंस 1/n की जो वैल्यू है वो जीरो की ओर जाएगा। तो जब हम देखते हैं कि जीरो के करीब जो है सीक्वेंस की जो डेंसिटी है, ऐसा पॉइंट जिसके करीब जो है सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस के एक ऐसा टर्म जिसके करीब जो है सीक्वेंस के बहुत सारा टर्म जो है आ जाए, कहने का मतलब सीक्वेंस का जो डेंसिटी है वो उस टर्म के करीब जो है बढ़ जाए, ठीक है ना। तो यहां पर जीरो एक ऐसा नंबर होगा, क्योंकि ये जो लाइन है जीरो है, तो जीरो देखिए ऊपर से जो है नीचे घटते हुए आ रहा है ग्राफ, है ना। तो ये जीरो के करीब पहुंच रहा है, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है इस सीक्वेंस का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो जो है हमारा कहां, जीरो की ओर कन्वर्स करेगा। कन्वर्स करने का मतलब समझते हैं आप, कि जैसे एक पॉइंट हमारे पास है ये, तो इस पॉइंट के करीब वैल्यू जब जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्स कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं इधर से अगर कोई इस पॉइंट के करीब आता है तो हम कह सकते हैं कि वो कन्वर्स कर रहा है। अभी हम कन्वर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम देखेंगे। एक्चुअल में कन्वर्जेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो भी पूरा लिमिट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और लिमिट पर डिपेंड इसीलिए करता है क्योंकि कन्वर्स का मतलब ही यही होता है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू वो जो है उस वैल्यू की ओर चला जाता है, समझ में। तो यहां पर जो है सीक्वेंस का कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है जीरो की ओर जाता है, मतलब सीक्वेंस का मैक्सिमम जो टर्म है वो जीरो के करीब है। हालांकि सीक्वेंस के अंदर जीरो तो आएगा नहीं, हमारा सीक्वेंस के अंदर जीरो तो नहीं आएगा, लेकिन जीरो के करीब बहुत सारा सीक्वेंस का पॉइंट हमारा रहेगा, इनफाइनाइट पॉइंट रहेगा। तो जाकर के हम उसको क्या बोल सकते हैं कि जो है जीरो हमारा जो है इस केस में लिमिट हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकली तो हमें ये चीज पता लग रहा है कि जीरो के करीब सीक्वेंस का बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। और इसके अगर मैं एक पर्टिकुलर टर्म ले लूं और उसके जैसे मैं 5 ले रहा हूं, तो 5 के बाहर सारे के सारे फाइनाइट टर्म्स ही आ रहे हैं, 5 के बाहर इधर सारे के सारे फाइनाइट टर्म्स ही है। लेकिन मैं अगर यहां से बात करूं तो ये अगर जीरो के करीब जो है देखिए इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे सीक्वेंस के, यहां पर तो बहुत सारे टर्म हमारे आएंगे। तो यही तो हमने जो है लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डेफिनेशन में भी देखा था, है ना। तो ज्योमेट्रिकली ये चीज प्रूव भी होता है। अब हम जो है इसको मैथमेटिकली किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए प्रूफ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इस चीज को लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमें ये शो करना है। तो जब शो करना है तो हम इस चीज को लेकर के एक टाइम के लिए चल सकते हैं। सपोज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब जब लिमिट इस प्रकार से हो तो हम लोगों ने लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का डेफिनेशन पढ़ रखा है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, आपको पता है कि हमने एक एप्सिलॉन लिया था जो कि हमारा 0 से ग्रेटर था, ठीक है ना, 0 से ग्रेटर था। तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमने देखिए ये डेफिनेशन पढ़ा था, अगर कोई सीक्वेंस है और उसका लिमिट l को बता रहे तो वो जो है हमारा एप्सिलॉन से छोटा होगा उसका मॉड। तो वही चीज हमने किया है, सीक्वेंस हमारा 1/n माइनस 0 को हम इसका लिमिट बताना चाह रहे हैं तो हम -0 कर देंगे, ठीक है, एप्सिलॉन लेस देन हो जाएगा। दिस इंप्लाई हम क्या करेंगे, 0 से हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1/(1/n लेस देन 0 एप्सिलॉन, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन है तो 1n का वैल्यू हमें पता है कहां से कहां तक वेरी करती है, नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में अगर वेरी करती है तो 1 2 3 4 इस प्रकार से हम रखते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसका मॉडुलस हमारा पॉजिटिव ही मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर मॉडुलस को हटा करके डायरेक्ट 1/n लेस देन एप्सिलॉन लिख लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, n को उस साइड में भेज सकता हूँ और एप्सिलॉन को इधर बट्टे में लाऊंगा, तो हो जाएगा n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। आप यहाँ पर वैल्यू को जो है सेपरेट करके देख लीजिए, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस चीज को हम एक m मान लेंगे। m इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें एक ऐसा m देखना पड़ता है, एक पर्टिकुलर m देखना पड़ता है जिसके लिए सीक्वेंस की सारी की सारी जो वैल्यू होती है वो उसके नेबरहुड में आ जाए। किसके नेबरहुड में, यानी कि अगर मैं 0 को इसका लिमिट बता रहा हूं तो 0 के नेबरहुड में आ जाए, मतलब हमें एक ऐसा m एग्जिस्ट करवाना होता है। देयर एग्जिस्ट m, है ना, हमने डेफिनेशन में ये चीज पढ़ रखा है, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें एक m एग्जिस्ट करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो m एग्जिस्ट कैसे करवाएंगे हम, अगर इसको m मान ले तो क्या हो जाएगा, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m कर गया एग्जिस्ट, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि मॉडुलस 1/n - 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन
इक्वल टू m। तो देखिए m से n का जो वैल्यू है मैं अगर यहां पर रख दूं तो n इज ग्रेटर देन m, ठीक है। अगर मैं m को अगर 1/ε को अगर m मान लूं तो यहां पर ये चीज हमारा मिल जाएगा। तो जो हमें मिला था यानी कि हमें एक m एग्जिस्ट करवाना होता है जिसके m और m से बड़ी जितनी वैल्यूज होंगे वो जो है अगर 0 को मैं लिमिट करा तो उसके नेबरहुड में कंटेन कर जाना चाहिए। तो यही अल्टीमेटली था और मैंने कल जो है इसका बहुत डीपली अब लोगों को समझाया था कि कहां पर क्या होता है, ठीक है ना। और आज मैंने ज्योमेट्रिकली भी आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करके बता दिया है कि एक्चुअली में लिमिट होता क्या है, ठीक है, लिमिट होता क्या है। तो अब ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया है। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जो है क्वेश्चन क्या है, शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/3n इज इक्वल टू 0। तो हमें ये चीज शो करना है कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास दिया है इसका जो लिमिट है वो हमारा 0 है। आप एक बात का ध्यान रखना, जितने भी 1 इस टाइप के हमारे पास सीक्वेंस होंगे उन सभी का जो लिमिट होगा वो लगभग 0 ही होता है, ठीक है ना। लेकिन हर बार कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो है 0 ही आ जाए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 1 के फॉर्म में अगर इस टाइप से हमें दिख जाए तो उसका लिमिट हमेशा 0 ही होता है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं बाय मैथमेटिकली जो डेफिनेशन हमने पढ़ा है उसको, ठीक है ना। सॉल्यूशन, सपोज सबसे पहले आपको ये जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करना है जो हमने प्रीवियस के एग्जांपल में किया था, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/3n इज इक्वल टू 0। और आपको पता है जब इस प्रकार से हो तो हम क्या कर सकते हैं, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस 1/3n माइनस 0, क्योंकि 0 इसका लिमिट हम बताना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि ऐसा कोई हमारे पास जो m है वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके लिए जो है लेस देन हमारा एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब देखिए इसको हम और सॉल्व करेंगे, 1/3n 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मॉडुलस हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई, ठीक। अब ये एक्चुअल में देखा जाए तो n का वैल्यू हम अगर 1 2 3 4 इस प्रकार सीक्वेंस में रखते जाएंगे तो हमारा अल्टीमेटली ये पॉजिटिव ही मिलेगा। तो दिस इंप्लाई यहाँ पर मॉडुलस को हम हटा करके इसको हम पॉजिटिव के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, पॉजिटिव ऑफ 1/3n इज लेस देन एप्सिलॉन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है 3 को, यहाँ से ये जो 3n इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, है ना, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब आपको देखो पता है कि हमें क्या करना होता है, एक m हमें निकालना पड़ता है, एक हमें m एग्जिस्ट करवाना होता है। तो m एग्जिस्ट करवाना होता है, कैसे करवाते हैं कि हमें एक ऐसा m चाहिए होता है जिसके लिए सीक्वेंस की सारी जो वैल्यू है वो बड़ी हो या फिर बराबर हो जाए। तो इसका मतलब देखिए n का वैल्यू भी हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेंगे। तो निकालने के लिए इसमें तरीके तो बहुत है, जैसे हम लोगों ने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के हेल्प से भी हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे इजी पड़ता है लॉग लेकर के आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब हम दोनों साइड में लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए log 3n इज ग्रेटर देन log ऑफ 1/एप्सिलॉन, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि log m⁻n अगर होता है तो n log m के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक। और ये तो ऐसे ही रहेगा। और जो है यहाँ से हम इसको और लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन अपॉन log, यहाँ पर सॉरी m नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे log 3। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा एक m एग्जिस्ट कर गया है जिसके लिए जो सीक्वेंस की वैल्यू है वो सारे के सारे क्या है, बड़ी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं लेट m इज इक्वल टू log 1/एप्सिलॉन अपॉन log 3, है ना। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है मॉडुलस ऑफ 1/3n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इंप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/3n इज इक्वल टू 0, क्योंकि ट्रू हो गया ना। हमें एक ऐसा m चाहिए होता है जिसके लिए सीक्वेंस का सारा वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक m निकालना ही पड़ेगा। अगर निकल गया आपका आ गया m तो देखिए सारा का जो है ये हमारा 0 इस प्रकार से लिमिट हो जाएगा। अगर आ गया है ये चीज तो क्योंकि ट्रू हो रहा है, जो डेफिनेशन में पढ़ा रखा है उसके अकॉर्डिंग, समझ में आया। तो
मैंने ये चीज़ कल आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताया था, एक एक पॉइंट जो है लेकर के बताया था कि m और n का जो वैल्यू है वो आपका डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर। एप्सिलॉन क्या बताता है कि जिस पॉइंट को हम उसके लिमिट पॉइंट बता रहे हैं उसका नेबरहुड का साइज बताता है। समझ में? अगर मैं 0 को बताना चाह रहा हूं कि इसका जो है लिमिट है, तो उस कंडीशन में 0 का नेबरहुड का साइज बता रहा है, तो आप एप्सिलॉन का वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हो, 0.5 है ना, बट कुछ भी आप चूज कर लो, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप एप्सिलॉन का कुछ भी यहाँ पर वैल्यू रख दो, उसके लिए m का वैल्यू अलग होगा, और जैसे ही m का वैल्यू अलग हो रहा है तो उसके लिए n का वैल्यू भी वेरी होगा। समझ में? m का वैल्यू भी n का वैल्यू भी वेरी होगा। और m और n क्या है यहाँ पर? सीक्वेंस के टर्म्स है, सीक्वेंस के टर्म्स है। तो देखिए, अगर m का वैल्यू मान लीजिए 1 आ रहा है, तो 1 से बड़ी या फिर 1 के बराबर, इस टाइप से। अगर m का वैल्यू देखिए, मान लीजिए कि मैंने एप्सिलॉन का कुछ ऐसा वैल्यू रखा और इस पूरे पार्ट को कैलकुलेट करने के बाद m का वैल्यू आ गया मेरा 5, तो 5 से बड़ी या फिर उससे बराबर 6 7 8 इस प्रकार से। तो टोटली जो हमारा जो नेबरहुड जो डिपेंड करता है, लिमिट हम ले रहे हैं उसको जो डिपेंड करता है वो नेबरहुड के साइज पर डिपेंड करता है। और नेबरहुड के साइज की अगर बात करूं तो वो है हमारा एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का वैल्यू हम जितना अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव रियल नंबर में से m का वैल्यू उस हिसाब से वेरी करेगा, और m का वैल्यू वेरी कर रहा है, दैट्स मीन n का वैल्यू भी वेरी करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। एग्जाम में अगर आए तो आप इसी वे में आप जो है प्रूफ करेंगे। ठीक है, यही तरीका है अगर मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तरीके तो एक चीज को समझने के लिए बहुत सारे हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने कल जो है डीपली प्रैक्टिकली देखा था कि किस प्रकार से ये जो डेफिनेशन है वो फुलफिल होता है, किस प्रकार से डेफिनेशन में हम बात करते हैं। ठीक है ना। अभी इससे पहले मैंने दिखाया कि जो है ज्योमेट्रिकली क्या होता है लिमिट, ठीक, और उसके बाद हमने मैथमेटिकली तो कर ही दिया है। तो होप कि आप लोगों को अब तक ये जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं एक एग्जांपल और भी लूंगा, उसमें भी जो है लिमिट का कॉन्सेप्ट ले करके जो है आपको समझाऊंगा। ठीक, वीडियो को लाइक करें और जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर करें। आप लोग जो है बहुत सारा सपोर्ट करें मुझे, क्योंकि बहुत मेहनत होता है इसको बनाने के लिए, और आप लोगों का एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब जो है मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।